नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना लाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास प्रश्नावली 5.3 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने पीछे वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो आई कार्ड में जाके आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास आज की 5.3। फटाफट से पेन कॉपी के किताब लेके तैयार हो जाइए और अपनी बुक जो है उसका पेज नंबर 96 निकाल लीजिए। और 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए, तीसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न पढ़ो कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे प्रश्न के 2 पार्ट दे रखे हैं, उनमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? जैसे पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो। प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको एक समांतर श्रेणी दे दी। कैसे करेंगे? देखो, मान लो जैसे प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है, उसका हल कैसे करेंगे? देखो पहला पॉइंट बता देता हूँ, क्या लिखेंगे? दी गई एपी। अब दी गई एपी क्या है? आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 17, 25। ये तो आपको एपी दे रखी है। प्रश्न में ये पूछ रहा है कि ये जो आपको एपी दे रखी है इसके कितने पद लिए जाए कि उनका योग 636 आए। तो हमने क्या माना n पदों का योग 636 है, हमने मान लिया। और n का मान हम ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रहा है? हमने माना n पदों का योग 636 है, n का मान हम ज्ञात करेंगे। तो क्या है? प्रथम पद यानी a बराबर क्या है? 9 है। सार्वय अंतर d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1 बराबर a2 कितना है? 17 माइनस a1 कितना है? 9। और 17 में से 9 जाएगा, कितना बचाएगा? 8। यानी सार्वय अंतर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या करना है? देखो आपके पास में n ज्ञात करना है। n पदों का योग है, a है और d है। यहाँ पर आपको n पदों का योग का सूत्र लगाना है। क्या करना है? n पदों के योग का सूत्र लगाना है। लेकिन n पदों के योग के तो सूत्र 2 होते हैं। यहाँ पर आप कौन सा लगाएंगे? देखो आपको प्रश्न में ये पता होना चाहिए कि सूत्र हमें कौन सा लगाना है। तो इसके लिए तरीका मैंने आपको बता रखा है कि देखो 2 सूत्र है हमारे पास में, जिनमें अंतर किसका है? सार्वय अंतर d और अंतिम पद l का ही तो अंतर है। तो मुझे वो सूत्र लगाना है। अगर मेरे पास में d है तो मैं d वाला सूत्र अप्लाई कर दूं, और अगर मेरे पास में सार्वय अंतर l है तो l वाला अप्लाई कर दूं। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो यहां पर आपको पता है कि हाँ आपके पास में अंतिम पद नहीं है, इसका मतलब आप अंतिम पद वाला तो सूत्र नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे? आपको पता है कि n पदों का योग कितना है? 636 है। इसका मतलब क्या है? चूंकि Sn बराबर 636, कितने? 636 प्रश्न में दे रखा है। Sn बराबर 636। इसका मतलब क्या है? n पदों का योग 636। अब n पदों के जो योग है उसका सूत्र लगा देता हूं। उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये किसका है? Sn बराबर ये बराबर और आगे क्या है? 636। कोई प्रॉब्लम? मैंने Sn बराबर 636 लिया, Sn का सूत्र लगा दिया। हल कर लो इसको। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये बट्टे में 2 है, ये 2 उधर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में आ जाएगा। तो इधर कितना बचा? n 2 गुणा a का मान कितना है? 9 प्लस n-1 तो ज्यों का त्यों, क्योंकि n का मान ज्ञात करना है, और d का मान कितना है? 8 बराबर 636 तो इधर पहले से हैं और ये 2 उधर गुणा में चला गया। ठीक है, आगे हल कर लो। n 2 को 9 से गुणा किया तो कितना आ गया? 9 दूये 18 प्लस 8 को n-1 से गुणा करेंगे तो 8 को n से गुणा किया तो 8n, और 8 को -1 से गुणा किया तो -8 बराबर 636 को 2 से गुणा करो। 636 को 2 से कैसे गुणा करेंगे? 600 को 2 से गुणा किया 1200 आ जाएंगे। 36 को 2 से गुणा किया तो 72 आ जाएंगे। तो 1200 और 72 कितने हो गए? 1272। समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो आप ऐसे गुणा कर लो भाई। 636 को 2 से 6 2 12 कैरी 1 6 6
2 तिया 6, 6 1 7 और 6 दूनी 12, 1272 आ रहा है। समझ गए ना बात आप। तो थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन वो आप अपने माइंड में करेंगे ताकि आपकी गणित में पकड़ अच्छी होगी। आगे हल कर लो। n 18 प्लस का है 8 माइनस का, तो 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10। और ये कितने हैं 8n ये, और 18 में से 8 चले गए तो कितने बच गए 10 बराबर 1272। यहाँ तक कोई दिक्कत है? केवल बोर्डमास नियम के अनुसार मैं इनको हल कर रहा हूँ। आगे देखो क्या करेंगे, n को इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो n को 8n से गुणा करूंगा तो 8 तो ज्यों का त्यों, n को n से मल्टीपल कर दिया तो n का स्क्वायर प्लस ये प्लस, n को 10 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 10n, और 1272 को जब मैं इधर ले आऊँगा तो क्या आएगा माइनस का 1272, उधर प्लस का है और इधर क्या बच गया 0। समझ में आ गई बात आपको। 1272 को मैं इधर ले आया तो माइनस का हो गया, उधर क्या बच गया 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें 2 का भाग जा रहा है पूरी समीकरण में, तो 2 का भाग दे दो। 2 का भाग 8n स्क्वायर में दिया तो कितना आया 4n स्क्वायर, प्लस 2 का भाग 10n में दिया तो कितना आ जाएगा 5n, माइनस 1272 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा। अब आपको यहाँ पर भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने माइंड में ये सोचना है आप पीछे से क्या करते आ रहे हैं। आपने देखा कि 1272 कहाँ से आया, जब मैंने 636 को 2 से गुणा किया था। अब 636 को 2 से गुणा करने पर 1272 आया, तो वापस मैं 1272 में 2 का भाग दूंगा तो वापस 636 आ जाएगा। समझ गए ना बात, ये कॉमन सेंस की बात है। तो कितना आएगा 636 बराबर 0। ये आपकी क्या है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का हमें क्या करना है, हल करना है। तो द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है श्रीधराचार्य सूत्र और एक होता है गुणनखंड विधि। जो आपको अच्छी लगे उससे कर सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडरूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अगर आप इस सूत्र से करना चाहते हैं तो सूत्र से कर सकते हैं। अगर आपके इनके गुणनखंड करके करना चाहते हैं तो गुणनखंड से कर लो। मैं आपको गुणनखंड तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको एक प्रश्नावली है पीछे आपके गुणनखंड वाली, तो उसमें भी आप रिलेट कर पाओगे कि उसको हमने कैसे किया, इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो गुणनखंड विधि क्या, ये जो समीकरण है वो किस प्रकार की समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के टाइप का है। और इससे जब हम c का मान x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं, ध्यान दो मेरी तरफ। हमें क्या करना होता है, x का जो गुणांक है उसको तोड़ना होता है, यानी b है, b को तोड़ना है, 2 संख्या बनानी है। जब मैं उन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो b आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को जब मैं गुणा करूंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए, a और c के गुणा के बराबर आना चाहिए। देखो मैं उदाहरण से बताता हूं। अगर मैंने मान लो कि b को तोड़ा तो x प्लस वाई में तोड़ लिया, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का योग कितना आना चाहिए b, और x प्लस वाई का जो गुणा है x वाई वो किसके बराबर आना चाहिए, a गुणा c, यानी इन दोनों के बराबर आना चाहिए। ये 2 शर्त होती है। तो कैसे तोड़ेंगे भाई, आपको 5n को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, 5n को तोड़ना है। ये जो 5n है इसको क्या करना है, तोड़ना, ब्रेक करना है। कैसे तोड़ना है, आपको ऐसे तोड़ना है कि 5n 2 संख्याओं में बांट लो, 5n को 2 संख्याओं में बांट लो। अब उनको जब वापस जोड़ूंगा तो 5n आना चाहिए, और दोनों को गुणा करूंगा तो वो गुणा किसके बराबर आना चाहिए, 636 माइनस का 4 प्लस का है, यानी गुणा आना चाहिए -636 गुणा 4 के बराबर। इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ पर ये एक संख्या आएगी उसके बराबर आना चाहिए। फिर से समझो, मुझे 5n के टुकड़े करने दो, वापस जोड़ूंगा तो 5n आना चाहिए, और उनको गुणा करने पर किसके बराबर आना चाहिए, -636 गुणा 4 के बराबर आना चाहिए। सर इतनी बड़ी संख्या कैसे सोचें, क्या करें, तरीका बताता हूं मैं आपको कि गुण आपको पीछे वाली प्रश्नावली है उसमें भी, बहुपद वाली में भी काम आ रहा है, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या करना है, टुकड़े करने के लिए हम इतनी बड़ी संख्या नहीं सोच सकते हैं, सही बात है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। तरीका क्या है, देखो कि आपके पास में 636 गुणा 4 आना चाहिए। माइनस को छोड़ो, माइनस अपने आप हैंडल कर लेंगे आगे। तो सर्वप्रथम इसके क्या कर लो, आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सर्वप्रथम 2 का भाग दिया, 636 तो ज्यों का त्यों पड़ा है, और 4 में 2 का भाग 2 बार दे लो, बीच में गुणा है, ध्यान देते जाना आप क्या कर रहा हूं मैं।
2 का भाग दिया तो क्या बचेगा 636, 2 से 2 कट जाएगा। फिर 636 में 2 का भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा 318 आ जाएगा। 636 आधा 318 होता है, 2 का भाग का मतलब क्या होता है आधा करना, और 2 का भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा 318 का आधा कितना हो जाएगा 150 का आधा 300 और फिर 18 का आधा 9, तो 150 का मतलब 150 और 9 159। 159 में 2 का तो भाग जाता नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है विषम संख्या। अब देखो मैं एक भाजकता की क्लास लेके आ रहा हूँ सभी के लिए कि आप संख्या को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो आगे 3 का भाग जा रहा है, 5 थी 15 और 9 में 3 का भाग 3 बार 53, और 53 एक अभाज्य संख्या है तो कितना जाएगा 1 बार। यानी हमने क्या कर लिया इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनके जोड़े बना लो। आप जोड़े कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो आपने 2 और 2 को गुणा किया कितना आ गया 4, एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा बाकी जो संख्या बच गई उनका हो गया। अब आपको पता है 53 को 3 से गुणा करूंगा फिर 2 से तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 318, कितने आ जाएंगे 636 आ जाएंगे। ठीक है 636 आ जाएंगे। अब 636 और 1 4 तो इनका अंतर या योग तो 5n नहीं आएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है बात आपको। आप बार बार करोगे तो आपको जोड़ा बनाना भी फटाक से आ जाएगा। देखो गणित एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब आप क्या करो इन 3 का जोड़ा बना लो, 3 का बनाओगे तो कितना आएगा 2 2 4 4 2 8 8 और इधर तो 53 पड़े हैं फिर भी कितना आएंगे 318, 8 और इनका गुणा आएगा 318, 8 और 318 इनका योग भी 5n नहीं बैठेगा, छोड़ो। फिर क्या किया हमने इनका जोड़ा बनाया तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और ये कितना आएगा 159। इनका अंतर या योग भी 5n नहीं बैठ रहा है तो ये जोड़ा भी सेट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे आप इनका ये लेंगे तो इनका योग कितना इनका गुणा कितना आएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 कितना आया 48 और इधर कितना बचा 53। अब 48 और 53 में देखो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है कि 48 और 53 का अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। 48 और 3 का अंतर कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है। इसका मतलब हमें टुकड़े मिल गए। एक तो टुकड़ा होगा 48 का और एक होगा 53 का। अब इन दोनों का गुणा माइनस आना चाहिए तो इन दोनों संख्याओं में एक संख्या क्या आएगी माइनस की भी कर लेनी पड़ेगी, तभी तो इनका देखो 48 और 53 को गुणा करने पर तो 100% कितना आएगा 636 गुणा 4 आएगा। क्यों आएगा क्योंकि हमने इसी के तो अभाज्य गुणनखंड किए थे, समझे आप। तो 48 और 53 में एक संख्या क्या होगी माइनस की आएगी। क्योंकि देखो यहाँ पर 636 माइनस का 4 पर इनको गुणा करने पर ये जो संख्या थी वो हमारी माइनस की थी। 636 गुणा 4 ये माइनस की थी तो ये इनका गुणा भी माइनस का आना चाहिए। और माइनस का कब आएगा जब दोनों संख्याओं में एक क्या होगी माइनस की होगी। समझ में आ रहा है बात आपको। तो इनमें दोनों में एक माइनस की होगी। अब माइनस की कौन सी होगी, माइनस की संख्या कौन सी होगी वो कहां पर डिपेंड करेगी। आपका जो 5 है वो किसका रहना चाहिए प्लस का रहना चाहिए ना। तो मैं छोटे वाली संख्या को क्या कर दूं माइनस का कर दूं। 53 में से 48 जाएंगे 5 बच जाएंगे और माइनस 48 को 53 से गुणा करेंगे तो माइनस 636 गुणा 4 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या आपको, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ गया ना आपको। तो इसका मतलब मेरे पास में 5n के टुकड़े मिल गए और टुकड़े क्या हुए भाई कि 4n² तो जूं का त्यों प्लस के 53n प्लस के 53n और माइनस के 48n। देखो 5n है उसको मैंने क्या लिख दिया 53n माइनस 48n। 53n में से 48n जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 5n ही तो बचेंगे। और माइनस 48n और 53 को जब n को गुणा करूंगा तो क्या आएगा माइनस 636n² आएगा ना। n² हो ये वाला, समझ गए आप। तो इसका मतलब मैंने इसके टुकड़े कर लिए और माइनस 636 बराबर 0। क्लियर हो गया। मैंने क्या किया है भाई मैंने 5n है उसके टुकड़े किए हैं। कैसे किए हैं तरीका मैंने मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा बताने की कोशिश की है। आगे देखो अब क्या करेंगे। देखो यहां पर हमारे पास 4 पद है, 2 पद ये और 2 पद ये। अब देखो प्रथम 2 पदों में क्या है n कॉमन आ रहा है तो n कॉमन लूंगा मैं। क्या कॉमन लिया n तो क्या बचा यहां से n कॉमन आया तो 4n बच गया 4n प्लस ये प्लस और 53n में से n कॉमन आ गया तो क्या बचा
53। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो एक तो कॉमन माइनस आ रहा है, समझ आ गई ना, ये भी पद माइनस का ये भी माइनस का, तो एक तो कॉमन क्या आ गया, माइनस आ गया। और यहाँ पर 48 और 636 में देखो 48 में 12 का भाग जा रहा है, 12 चौके 48, और 636 में भी 12 का भाग जा रहा है। सर कैसे पता चला आपको? तो पहले से याद है कि देखा हुआ है कि 636 आता है मेरे भाई। 636 में देखो 3 का भी भाग जाता है और इसमें 4 का भी भाग जाता है, यानी 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। जिस संख्या में 3 का भी भाग जाता है, जिस संख्या में 4 का भी जाता है, उस संख्या में भाग 12 का भी जाएगा। समझ नहीं बात आपको? अब 4 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, कैसे पता चला? तो मैं एक भाजकता की अब का बार जो संडे होगा उस संडे यानी नेक्स्ट कल मैं एक भाजकता की क्लास लेके आऊँगा कि आपको कैसे पता लगाएंगे कि बिना देखे मतलब भाग कैसे पता लगा कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। समझे आप? चलो, तो इधर से कॉमन क्या आ गया, -12। अब -48n में -12 कॉमन आया, तो माइनस है तो माइनस कटा, और 48 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 4, और n बच जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस तो बाहर आ गया, तो क्या बचा, प्लस 636 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो कैसे लगाएंगे, बार बार देखो आप 10वीं क्लास में पढ़ते 636 में आप 12 का भाग ऐसे लिखेंगे नहीं आप। ठीक है, ये 5वीं 6ठी क्लास की बात होती है। देखो 12 चौके 12 पंजो 60, भाग कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया ना, 12 पंजो 60। अब 60 में से 63 में से 60 घटाएंगे, 3 बचेंगे, 3 के आगे 6 लिखूंगा, 36, 12 तिया 36, तो 5 पहले या 3 आया, कितनी बार गया, 53 बार गया। तो यहाँ पर कितना आया, 53 बराबर क्या, 0। मैंने इन्हीं पदों को यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर तो 4 पद थे, यहाँ पर पद कितने हैं भाई, पद 2 है। पद कितने हैं, 2। और उन दोनों पदों में एक चीज समान है, क्या है कि इस पद में भी 4n+53 है, इस पद में भी 4n+53 है। तो मैं 4n देखो 4n+53 कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लिया तो इस पद में तो क्या बचा, इस पद में तो बचा n, और इस पद में क्या बचा, -12 बराबर क्या आया, 0। मैंने क्या कर लिया, इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लिए भाई। क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो हम सब जरूर करेंगे भाई। अब यहां से देखो, अब 4n+53 गुणा n-12 का गुणा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी इन दोनों पदों का गुणा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 कब आता है, दो संख्याओं का या दो राशियों का गुणा 0 कब आता है मेरे भाई, या तो दोनों संख्या ही 0 हो या फिर दोनों में एक का मान। देखो जैसे मान लो x और y का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, या तो x का मान 0 तब 0 आया क्योंकि 0 को हमने y से गुणा किया तो 0 आ गया, या फिर y का मान 0 है तो x को 0 से गुणा किया तो 0 आया, या फिर दोनों 0 है तो 0 को 0 से गुणा किया तो 0 आया। समझ में आ रही बात? अब यहां पर देखो, या तो क्या है, 4n+12 का मान 0 है या n-12 का मान 0 है। समझ में आ रही ना बात आपको? ठीक है, तो यहां से देखो अगर इसके बराबर 0 है तो n का मान क्या आएगा, 4n बराबर 53 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो मैं इसको हल कर रहा हूं, या n बराबर क्या आएगा, -53/4। n का मान कितना आ गया, -53/4। अब मुझे ये बताओ कि हमारी समांतर श्रेणी में n क्या है, n प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक। लेकिन ये तो क्या रहा है, -53/4 आ रहा है, माइनस का भी आ रहा है, भिन्नात्मक मान भी आ रहा है, इसका मतलब n का मान ये तो नहीं हो सकता। यहां से निकालो, या n बराबर 12 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, यानी n बराबर कितना हुआ, 12। तो 12 तो हो सकता है क्योंकि 12 एक प्राकृत संख्या है। अब यहां पर क्या लिखेंगे कि n का मान ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब माइनस या भिन्नात्मक नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब हो सकता है, अतः
n बराबर 12, n का मान कितना आया 12। अब प्रश्न को याद करो भाई, हम इतनी महाभारत क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि हमें यह ज्ञात करना था कि इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग 636 है। तो हमने माना था कि n पदों का योग 636 है और n का मान कितना आ गया 12। इसका मतलब दी गई एपी के 12 पदों का योग 636 है। जिसको इतनी बड़ी महाभारत खेलनी आती है वही भाई 10th में मेरिट में आते हैं भाई। समझ में आई बात आपको? तो ये आपका तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आप कर लेंगे। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप इसका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक? अगला प्रश्न देखो तीसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट आप कर लेंगे। यही तरीका लगेगा, यही मेथड लगेगा। आप जब करोगे ना, देखो एक बार तो आपको ऐसा लगता है कि गणित का प्रश्न समझ में आ गया, लेकिन जब करते हैं ना, हकीकत देखो आता है, मन में सोचना अलग होता है, हकीकत अलग होती है। तो आप करके देखेंगे आप कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ पर गलती हो जाती है, उस गलती को आप सुधारेंगे, तभी जाके आप मतलब गणित में स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। चलो अब मैं बता देता हूं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में भी 2 पार्ट है, एक पार्ट बताऊंगा, एक पार्ट आप कर लेंगे। तरीका वही रहेगा, फिर वही फायदा। अगर आपको दूसरा पार्ट आ गया तभी ये मानो कि मुझे ये प्रश्न समझ में आ गया, अन्यथा समझ में नहीं आया। सोचने दिमाग में सोचने से नहीं आता समझ में। चलो देखो चौथा प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। 25 पदों का योग ज्ञात करना है और मुझे nवां पद दे रखा है, ठीक है? देखो प्रश्न नंबर 4 हल पहला बता देता हूं मैं। तो दिया गया लिख लो पहले। तो दिया गया है nवां पद an बराबर दे रखा है आपको 3 + 4n। कितना दे रखा है? 3 + 4n दे रखा है। यह आपका nवां पद है और इसका आपको 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का? 25 पदों का। 2 तरीकों से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो भाई, बहुत आसान है। क्या करेंगे देखो, आपको nवां पद दे रखा है तो प्रथम पद निकाल लो। प्रथम पद कैसे निकालेंगे भाई? प्रथम पद a बराबर, अब प्रथम पद कैसे निकालूंगा? a1। प्रथम पद a1 कैसे निकालूंगा? देखो यहां पर 1 रख दूंगा, n की जगह क्या रख दूंगा? 1। n क्या है? पदों की संख्या है। अब मैं उससे कोई सा पद निकाल दूं, चाहे पहला पद निकालूं, चाहे 10वां पद निकालूं, चाहे 25वां 100वां, कोई सा निकाल दो। कैसे भाई? आपको 100वां पद चाहिए तो a100 बराबर 3 + 4 गुणा n की जगह 100। तो ये कितना? 4 + 400 + 3 तो कितना आ गया? 403। मैंने इसका 100वां पद ज्ञात कर लिया। आपको nवां पद दे रखा है, सूत्र दे रखा है, तो आसानी से आप कोई सा पद ज्ञात कर लो। समझ में आ रही बात आपको? आपको nवां पद दे दिया तो पहला पद ज्ञात करना मुझे। पहला पद क्या हो जाएगा? n की जगह 1 और 3 + 4 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 3 + 4 को 1 से गुणा किया 4 और 3 और 4 कितने हो गए? 7। पहला पद क्या आ गया? 7। दूसरा पद ज्ञात कर लो। दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा पद आप कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा पद वैसे आपकी दूसरे पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। a2 क्या आ जाएगा? n की जगह 2 रख दो तो 3 + 4 गुणा 2 कितना आया? 3 + 4 2 8 और 8 और 3 कितने हो गए? 11। दूसरा पद ज्ञात कर लिया। हालांकि मैंने बताया आपको दूसरे पद की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, प्लान आपको बता देता हूं। हम यहां पर यह करेंगे कि पहला पद मैंने निकाल लिया, पदों की संख्या 25 पदों का योग ज्ञात करना है, मेरे पास में आ गया। मैं 25वां पद अंतिम पद ज्ञात कर लूं। 25वां पद ज्ञात कर लूंगा तो l का मान आ जाएगा, तो सूत्र छोटे वाला लगा लें। समझ में आ रहा है ना बात? देखो 2 तरीके, फिर से ध्यान समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर 2 पद ज्ञात कर लिए, यहां से मैं 4 अंतर ज्ञात कर लूंगा, फिर 25 पदों का सूत्र लगा के n/2 2a + n - 1 × d, उससे भी हो जाएगा। लेकिन हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें भाई? हम इतना बड़ा लफड़ा क्यों करें? हमें तो उत्तर चाहिए हमारा। तो क्या करेंगे, पहला पद मेरे पास में आ गया। ये तो मैंने आपको बताया है कि 100वां पद ज्ञात कर लो, चाहे 150वां पद। आपको nवें पद का सूत्र दे दिया, कुछ भी ज्ञात कर लो। n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रख के मान ज्ञात कर लो। समझ में आ गया? अब आप क्या करेंगे भाई, n का मान आपके पास प्रथम पद का मान 7 आ गया। अब 25वें पद का मान ज्ञात कर लो सीधा ही। 25वां पद का मतलब उसमें 25 ही पद हैं, तो
25वां पद या लास्ट पद, 25वां पद का सूत्र क्या, 25वां पद कैसे आएगा, 3 + 4 गुणा n की जगह 25 कर दो, कितना आया 3 + 25 चौके 100, ठीक है, और 3 और 100 को 100 कितने हो गए, 103 हो गए, यानी लास्ट पद कितना आ गया 103। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ज्ञात करना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे, एस एन बराबर, पे लगाओ सूत्र, चूंकि एस एन बराबर n/2 a + l, छोटे वाला सूत्र लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, a मेरे पास में है, n मेरे पास में है, l मेरे पास में है, मैंने सीधा l ही ज्ञात कर लिया। यहाँ पर पहले मैं दूसरा पद ज्ञात करूंगा, फिर उसे सार व अंतर ज्ञात करूंगा, इतना लफड़ा क्यों करना है, फिर बड़े वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। तो काम हमें स्मार्ट करना है। क्या आया, एस एन का मान कितना, 25 पदों का, प्रश्न में 25 पदों का योग बोल रहा है, 25 पदों का योग बराबर एन का मान 25/2, ए का मान कितना आया 7 आया, प्लस एल का मान 103, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आया 25/2 गुणा 7 और 103 कितने हो गए, 110 हो गए, 110 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 55 बार, और 55 को क्या करना है, 55 को क्या करना है, मुझे 25 से गुणा करना है, तो 25 को 5 से गुणा किया 125 कैरी 12, और 25 को फिर 5 से गुणा किया तो 125, 125 और 10 135 और 2 137, 137। तो इस प्रश्न में यानी ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है, उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग कितना आएगा, 1375 आएगा। समझ में आ गया ना, बहुत ही मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है, आपको बड़े वाला लफड़ा नहीं करना है। अच्छा, छोटा सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न उसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है आपको, n पद दे रखा है, तो पहला पद ज्ञात कर लो इससे, फिर सीधा 25वां पद लास्ट पद ज्ञात कर लो, तो 25वां लास्ट पद ज्ञात हो जाएगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, लास्टवां पद ज्ञात हो गया, ये सूत्र लगाओ, मान रखो, उत्तर निकालो, कोई दिक्कत कोई समस्या। ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसका अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ, चलो आगे देखो, नेक्स्ट 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है, देखो, अगर आपको पीछे वाली क्लास से अगर अच्छे से समझ में आ गई है 5.2, तो 5वां क्वेश्चन एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रम से 14 तथा 18 है। दूसरा पद और तीसरा पद दे दिया और आपको 51 पदों का योग पूछा है, तो बता देता हूं। देखो भाई, 5वां प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 दिया गया, लिख लो, दिया गया क्या है, A2, दूसरा पद दे रखा है आपको 14 और A3 तीसरा पद दे रखा है आपको 18, ठीक है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, आसान है भाई, कैसे करेंगे, देखो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सार व अंतर, 2 तरीकों से बता देता हूँ। सार व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि D बराबर क्या होता है, 2 क्रमागत पदों का तो अंतरित होता है, ये क्रमागत, तो ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो क्या हो जाएगा A3 - A2, 18 - 14 कितना आ गया 4, D का मान कितना आ गया 4। अब जब मैं 51 पदों का योग ज्ञात करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए ना भाई, सूत्र में जो चीजें चाहिए वही तो निकालना हमें, तो प्रथम पद चाहिए, तो प्रथम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद A बराबर क्या होता है भाई, A बराबर होता है A2 - B, कहां से आया A2 - B, कहां से आया आपको, सॉरी D बराबर होता है A2 - A1 होता है, सब जानते हैं हम, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, A1 चाहिए, तो A1 को इधर लाओ, तो क्या आ गया प्लस का, A2 उधर पहले से है और D उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इसका मतलब प्रथम पद क्या आ गया A2 - D तो होता है। या फिर मैंने दूसरा पद कहाँ से, दूसरा पद कैसे निकालते हैं भाई, दूसरा पद ऐसे तो निकालना है कि हम A में से D जोड़ देते हैं, पहले पद में D जोड़ने से दूसरा पद आता है। अब दूसरा पद ज्ञात करना है तो मैं वापस क्या करूंगा, दूसरे पद में D घटा दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आते ही, 10वीं क्लास में पढ़ते हो। तो क्या हो गया, A बराबर क्या हो गया, यह आ जाएगा आपका 14 - D का मान कितना है 4, यानी प्रथम पद कितना आ गया 10 आ गया, A का मान कितना आ गया 10 आ गया,
मुझे क्या करना है, इक्यावन पदों का योग याद करना है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस मान रखो भाई, एस 51 पदों का योग याद करना है, तो 51 बराबर n का मान 51 बट्टे 2 गुणा a का मान अभी निकाला 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 गुणा d का मान 4। बस हल कर लो बोर्ड मास नियम से। 51 बट्टे 2, ये 2 को 10 से गुणा किया तो 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा 50, 50 गुणा 4। कोई दिक्कत है तो बताओ। 51 बट्टे 2 20 प्लस 50 को 4 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 200। 51 बट्टे 2 गुणा 200 और 200 और 20 कितने हो गए 220। 2 से काट लो 110, 110 को 51 से गुणा कर दो, तो 51 से गुणा करेंगे तो 0। 51 एकम 51 केरी 5 और 51 और 5 कितने हो गए 56। ये आपका आंसर आ गया 5610। कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में, किसी प्रकार के प्रॉब्लम? छोटा सा प्रश्न है, आपको जो दे रखा है उसे से सूत्र के अंदर जो सूत्र कौन सा अप्लाई करना है, उसमें कौन सी चीज़ें चाहिए उसको याद कर लो। भाई मुझे 51 पदों का योग याद करना है। अब 51 पदों का योग याद करने के लिए मुझे प्रथम पद चाहिए, सारवय अंतर चाहिए। तो 2 क्रमागत पद दे रखे हैं, उसे मैंने सारवय अंतर ज्ञात कर लिया, और सारवय अंतर दूसरा पद दे रखा है तो मैंने ए ज्ञात कर लिया, और ए ज्ञात करने के बाद में n पद दे रखे हैं, ए मेरे पास में आ गया, डी ज्ञात कर लिया, सूत्र लगाओ, आंसर निकालो। कोई समस्या है तो बताओ। अब देखो यहां पर तो मुझे क्रमागत पद दे दिए तो मैंने आसानी से कर लिया। अगर एग्जाम में क्रमागत पद नहीं दे तो क्या करें भाई? यहां पर मान लो कि 12वां पद और 25वां पद दे दे, आपको 12वां पद दे दे और 25वां पद दे दे, तो क्या करोगे? क्या दिक्कत आ रही है? एन का मान ए और डी का मान ज्ञात कर लो। कैसे करोगे? पीछे प्रश्न किए थे ना हमने भाई, इससे एक समीकरण बना लो, इससे एक समीकरण बना लो, दो समीकरण 2 में से एक को घटाओ, आपको डी का मान मिलेगा, डी का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करो, आपको ए का मान मिलेगा, ए और डी का मान आ गया, एन का मान आपको दे रखा है, सूत्र में अप्लाई करो, आंसर निकालो। समझे बात? और यहां पर मुझे क्रमागत दे रखा है तो मैं क्यों समीकरण बनाऊं, क्यों इतना लफड़ा करूं, आसानी से निकाल लो। ठीक है, तो यह आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे, और जो भी आपका गोल है, आपका लक्ष्य है 10th क्लास में, उस गोल को आपको भेदना है भाई। आगे देखो प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न क्या है, देखो 5 हो गए कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। अंतिम पद दे दिया और प्रथम पद दे दिया। यदि सारवय अंतर न हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। बहुत ही अच्छा, एकदम छोटा सा प्रश्न है, क्या दे रखा, कुछ ही नहीं है प्रश्न में। देखो प्रश्न नंबर 6 कैसे हल करेंगे, दिया गया, लिख लो भाई, दिया गया प्रथम पद ए दे रखा है आपको कितना 17, ठीक है, और अंतिम पद लास्ट पद क्या दे रखा है आपको 350, ठीक है। सारवय अंतर डी बराबर आपको कितना दे रखा है 9 दे रखा है। पूछा क्या है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है। पहला पद दे दिया, अंतिम पद दे दिया, सारवय अंतर दे दिया, लास्ट पद पूछा, यानी कितने पद है ये पूछा, फिर उन पदों का योग पूछा है। बहुत ईजी है, मान लो, माना एपी में n पद है, क्या है n पद है, n पद है तो ये nवां पद नहीं हुआ क्या, लास्ट पद nवां पद ही तो हो गया। जैसे मान लो कि एक समांतर श्रेणी उसमें 25 पद है तो लास्टवां पद 25वां पद ही तो होता है, तो n पद है, अतः an बराबर क्या हो गया 350 ही तो हो गया, लास्टवां पद हो गया 350 तो दे रखा है 350। हाँ, तो an बराबर 350। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। n का मान ज्ञात कर रहे हैं हम, तो a का मान कितना है 17 दे रखा है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, जो का तो पड़ा रहने दो, d का मान 9 दे रखा है, बराबर 350। कोई दिक्कत, कोई समस्या, हल कर लो। 17 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17, n माइनस 1 बराबर 350 में से 17 चला जाएगा, कितना बचेगा 333 बच गया।
और बट ये 9 है, ये इसका गुणा में उधर जाके किस में चला जाएगा, बट्टे में, इसमें 9 का भाग जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो n-1 बराबर 9 तिया 27, 3 बार बच गए कितने, 6, और आगे 6 के आगे 3 लगेंगे 63, 9 साते 63, 7 बार 37 बार, तो n बराबर कितना आ गया 37, और ये एक उधर जाके क्या हो गया प्लस का, यानी n बराबर आ गया 38, 37 और 1 38। यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद है भाई, 38 पद हो गए। पहला पद जिसका 17 है, सार्वंतर 9 है, और लास्ट पद 350 है, तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई एपी में 38 पद है, क्योंकि हमने क्या माना, एपी में n पद है, nवां पद 350 है, तो ये 38वां पद है, ये लास्ट पद क्या है, 38वां पद है, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितना है, 38 होगी। अब आपको क्या कह रहा है कि इन पदों का योग ज्ञात करो, तो एस एन बराबर, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस एल होता है। मैं बड़े वाला सूत्र क्यों लगाऊं, क्योंकि मेरे पास में अंतिम पद पड़ा है। ठीक है, डी भी अंतिम पद है, तो छोटे वाला सूत्र लगाओ ना, तो n का मान कितना आया 38 पदों का योग ज्ञात करना ना, तो 38/2, देखो एस 38 बराबर 38/2, ए का मान कितना है 17, प्लस एल का मान अंतिम पद कितना है 350। कोई दिक्कत, ये कितने 38 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 19 बार, और ये कितना हो जाएगा 7, 5 1 6 367, अब 367 को 19 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 19 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 को 7 से गुणा किया तो ये आ जाएगा आपका 19 7 133, कैरी 13, 19 छक्के 114 और 10 124 और 3 127, कैरी 12, और 19 या 57 और 10 58, 57 और 10 68, 57 और 10 67 और 2 69। ये आपका आंसर आ गया। गुणा आप अगर आप ऐसा करना चाहो मेरे भाई तो गुणा ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 की टेबल नहीं आती है तो 9 से कर लो, फिर 1 से कर लो, कुछ तो आता होगा, लेकिन मेथड तो समझ में आ गया ना आपको कि हम किस प्रकार इसका हल निकालेंगे। प्रथम पद देर का है, अंतिम पद देर का है, सार्वत्रिक अंतर देर का है, पदों की संख्या तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम। एन का सूत्र लगा दो, एन का मान निकाल लो, और फिर इन पदों का योग ज्ञात करना है तो छोटे वाला सूत्र लगा लो, अप्लाई करो, बस मौज करो, कोई दिक्कत। तो ये आपका 6ठा पर्सन भी कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास हम दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर बैठे बैठे लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए आप अच्छी तरीके से अपनी जो स्टडी है उसको जारी रखो, और जो भी आपने साल के शुरुआत में जो गोल बनाया था कि मुझे इतने % अचीव करने हैं, तो उस परसेंटेज से आपका एक यानी 0.00 वे 1 भी % कम नहीं रहना चाहिए भाई। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो अभी से अपना गोल सेट कर लो कि मुझे कहाँ तीर मारना है और वहीं पर तीर मारना है। वहाँ तीर मारने के लिए ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहो, गणित पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जो मतलब आपका जिस समय जो मन करे वो पढ़ो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो।